हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अमीन पटवारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपना तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके लगभग 15 से 20 पार्ट में हर सब्जेक्ट का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा। लगभग 25 से 30 प्रश्नों का हर वीडियो में संकलन लाया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का जो एमसीक्यू है वह आपका संविधान से संबंधित है। ऐसे ही एक एक करके सभी के लिए लाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या दिया है। देखिए प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा है उसमें कौन सा सही है उसको। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखते हैं इसमें सही कौन है। तो देखिए इसमें आपका सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। देखिए जो कलकत्ता है उसमें आपका 1774 में आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। यदि हम लोग दूसरा की बात करें, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो देखिए यह गलत हो जाएगा। लेमेस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश न होकर आपका जो एलिजा एम्पे है वह इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न अभी व्यापम द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसी प्रकार के आप लोग तैयारी कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों का संकलन लाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देख लेते हैं इनमें से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला दिया है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। तो इसका अगर हम लोग सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1, 2, 3 तीनों में अंग्रेजी शिक्षा की बात कही गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो देखिए इसमें बोला गया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख देने का प्रावधान किया गया था आपका चार्टर एक्ट 1813 में। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा में क्या पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा में पूछा गया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम। चौथा 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में क्या पूछा गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका आंसर है। यदि हम लोग दूसरे की बात करें जो आपका गलत है, आंसर नहीं है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना आपका 1909 में हुआ था, न कि 1919 में, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 1 और 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं क्या पूछा है इसमें। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6वां में पूछा गया है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा या से कथन सही है। देख लेते हैं जो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मॉन्टेग्यू सुधार 1919, ऑप्शन बी दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी में बोला गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां में क्या बोला है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा क्रिप्स मिशन द्वारा, चौथा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसी में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां में क्या पूछा गया था। देखिए इसमें कथन ए और कारण दिया गया है। देखिए कथन ए बोला गया है बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर में बोला गया है बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत। देखिए इसमें जो कारण आर दिया है यह बिल्कुल गलत है, जो बेवेल है उसका विचार ऐसा नहीं था, तो यह गलत हो जाएगा। और कथन ए जो दिया गया है वह सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन सही और कारण गलत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। देखिए इसमें संविधान सभा के बारे में गलत कथन पूछा गया है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी में बोला गया है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी में बोला गया है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी में बोला गया है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यह गलत हो जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, इसमें अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर किया गया था, वयस्क मताधिकार नहीं था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा कथन है जो संविधान सभा के विषय में सत्य है उसको। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा वह बहुदलीय निकाय थी, चौथा दिया है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें अगर हम लोग सत्य कथन की बात करें तो आपका तीसरा और चौथा ही सत्य होगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। देखिए इसमें जो पहला दिया गया है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो यह गलत हो जाएगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। साथ ही इसमें दूसरा में बताया गया है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, इसलिए वह दोनों गलत हैं, जबकि तीसरा और चौथा आपका सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 की बात करें हम लोग, क्या पूछा गया है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं यहाँ स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का। देखते हैं इसका ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर,
बी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में दिया है एस राधा कृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आपका स्थायी अध्यक्ष था संविधान सभा का। जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यही अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर भी बोला जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, इन दोनों को पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। देखते हैं संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है टी कृष्णमाचारी, बी दिया है वी कृष्णमाचारी, सी है HC मुखर्जी, डी है आपका फ्रैंक एंथोनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक एंथोनी। यही आपका मनोनीत उपसभापति था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग यही बात करें जो संविधान सभा है उसके पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, अगर बात करें तो जो पहले स्थायी उपाध्यक्ष आपका HC मुखर्जी थे संविधान सभा के। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देख लेते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1946। ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग कुल बैठक की बात करें तो कुल 12 बैठक हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी BR अम्बेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। अगला इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। देख लेते हैं जब संविधान निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा को संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी में दिया है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी में दिया है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी में दिया है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची ए और सूची बी का अगर हम लोग मिलान करें तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। देखिए आपका ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो आपके संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, इसको पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो HC मुखर्जी। यहीं अगर हम लोग बी की बात करें, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। तो आपका एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे आपका KM मुंशी थे। अगर हम लोग सी की बात करें, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, आपका VT कृष्णमाचारी थे। और डी में बोला गया है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो देखते हैं कि इस प्रकार किसमें है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला, डी का दूसरा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कौन कौन से कथन दिया है इसमें। तो कथन पहला में दिया गया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तथा दो दोनों इसमें सही हैं, आपका पहला और दूसरा दोनों कथन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 19 में संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि
देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में बोला गया है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी में दिया है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। सी है यह एक शुभ दिन था। डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, तो देखते हैं इसमें सत्य कथन पूछा है तो क्या होगा इसमें। तो देख लेते हैं इसका जो कथन क्या दिया है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण दिया है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए दोस्तों, जो कारण आपका एक गृहीत संविधान कहा जाता है बोला है यह सही है क्योंकि इसको अन्य देशों से ग्रहण किया गया है, किंतु यह भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, इसको स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखते हैं जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला में है एन गोपाला स्वामी, बी है आपका दूसरा में जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आपका चौथा है सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3, अर्थात आपका एन गोपाला स्वामी और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यही आपका प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगर हम लोग बात करें कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका बी.आर. अम्बेडकर थे। उनके साथ और 6 अन्य सदस्य भी थे। इन्हीं में आपका एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी शामिल थे। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 की बात करें क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 22 में देखिए पूछा गया है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया है। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया है। भारत के संविधान के लक्षण बोला गया है, जबकि 2 में किस देश से ग्रहित है बोला गया है। तो देखते हैं इसमें जो देखिए ऑप्शन ए दिया है, इसमें ए मूल अधिकार यह किस देश से लिया गया है। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यही अगर हम लोग बात करें शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो इसको आपका यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से। आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निदेशक की बात करें तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो देखते हैं इनमें से किसमें है उसको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 में भी पूछा गया है सूची ए का सूची 2 में मेल कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा है। इसमें सूची ए में दिया है संवैधानिक प्रावधान, जबकि सूची 2 में दिया है आपका स्रोत दिया है। तो मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग तो देखिए मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। राज्य के निधि निदेशक तत्व की बात करें तो आयरिश से लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध आपका कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। देखते हैं भारत ने समवर्ती सूची किस देश से लिया है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है यूएसए के संविधान से, बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी है आपका यूएसएसआर अर्थात रसिया के संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। देखिए जो कथन ए में बोला है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है बोला है, जबकि कारण में क्या बोला है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है बोला है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो देखिए, जो भारत का संविधान है वह सबसे लंबा संविधान है, किंतु इसका कोई भी कारण नहीं है कि वह अमेरिका के संविधान के मॉडल पर आधारित है। इसी कारण यह बहुत लंबा है। तो इसलिए जो आर है आपका स्पष्ट नहीं करता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमीन पटवारी से संबंधित MCQ के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।